जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं। पहली आती है हमारी आकांक्षी जिला या आकांक्षी योजना का संबंध किससे है। तो आकांक्षी जिला का संबंध है हमारे जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने से। तो आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने से संबंधित है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। किसने की है? शिवराज सिंह चौहान ने की है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? तो हमारे यहाँ की सारी महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं हैं स्पेशली, उनको क्या करना है? तेजस्विनी बनाना है, सशक्तिकरण करना है उनका। तो इसके लिए योजना के लिए दे रही है सरकार कौन? IFAD के द्वारा इनको पैसे दे रहे हैं। भैया हम फेड नहीं पड़ेंगे, हम फेड नहीं होंगे, हम क्या करेंगे? अपने तेजस्विनी ग्रामीण महिलाएं बनाएंगे, उनका सशक्त करेंगे। तो IFAD के द्वारा दिया जा रहा है। IFAD फेड के द्वारा इसको वित्त सहायता प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भोपाल में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो इस दिन यहाँ पर शुरुआत की गई थी स्वागत लक्ष्मी योजना। तो हमने अपने 4 दरवाजे पर, हमारे घर का 4 दरवाजा होता ना, 4 दरवाजे पर क्या कहते हैं? बंधनवारी बांध दिए, वो भी 14-14। तो 1 4 14 हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था इस दिन 14 जनवरी को। इस दिन हमने क्या मनाया है? स्वागत लक्ष्मी योजना। मतलब 4 दरवाजे पे हमने लगा दिए क्या? बंधनवारी। अब 4 जगह से क्या होगा? स्वागत करेंगे हम लक्ष्मी का। तो स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी 14 जनवरी 2014 को। मध्य प्रदेश में इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को कौन सा अभियान चलाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान पर मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारत उदय चलाया गया था। पहले हम क्या करेंगे? ग्रामों का उदय करेंगे, फिर भारत का उदय हो जाएगा। तो ग्रामोदय से भारत उदय की योजना की शुरुआत की गई है 14 अप्रैल 2016। तो हमें क्या करने हैं? हमारे ग्राम उदय को 16 संस्कार जो होते हैं ना, उन्हीं के आधार पर उनका विकास करना है ग्रामों का। तो ग्राम उदय से भारत उदय योजना 2016 में आई थी। 16 संस्कार हैं हमारे यहाँ के, है ना, 16 श्रृंगार कर देंगे हम भारत का उदय करने के लिए। तो ग्राम उदय से भारत उदय। मध्य प्रदेश में राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना की पेंशन के लिए पात्र होगा? तो मध्य प्रदेश का निवासरत ऐसा व्यक्ति जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थी होंगे, तो वो हो जाएंगे कौन से? 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के और गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु और गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के लिए इनको बनाया गया है। गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए और 60 वर्ष से ज़्यादा आयु होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना कौन सी है? तो जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाएं हैं उनको क्या करेगी? आत्मनिर्भर बनाएगी। तो ये इनका नाम है ग्राम्य योजना। क्या है? ग्राम्य योजना। ग्राम्य महिलाओं के लिए ग्राम्य महिला, तो ग्राम्य योजना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना सेवा वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने के लिए स्टार्ट की गई थी? तो इस वेश्यावृत्ति से निजात पाने के लिए स्टार्ट की गई थी जवाली योजना। और इसको सुब्बाराव के द्वारा वेश्यावृत्ति नहीं, सुब्बाराव तो वो थे ना मूलन देवी वाले। हाँ, तो वेश्यावृत्ति को मुक्त करने के लिए, उनको निजात दिलाने के लिए जवाली योजना की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू करती है? तो घरेलू हिंसा है उससे पीड़ित महिलाओं की रक्षा कौन करती है? उषा किरण योजना। कौन सी है? उषा किरण योजना इनकी रक्षा करती है। गांव की बेटी योजना को किस लिए प्रारंभ किया गया था? जो गांव की बेटी है उसको प्रारंभ किया गया था लिंग अनुपात सुधारने के लिए। गांव की बेटी मतलब लिंग अनुपात सुधरेगा। निम्नलिखित में कौन सी योजना महिलाओं के लिए है? तो महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हो जाएंगी? हमारी पहली हो जाएगी, हमारी अब भी पढ़ी हमने, ग्राम्य योजना, जो कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करने से संबंधित है, ग्राम्य योजना। मध्य प्रदेश में तीरंदाजी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित किस महिला के किस माध्यम से लड़कियों को वित्तीय सहायता मिलती है? तो ये उनको मिलेगी
सामूहिक सहायता समूह से, स्वयं सहायता समूह से मिलती हैं। तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तेजस्विनी महिला है उसमें ऐसी महिलाओं को सशक्त कार्यक्रम के लिए वित्त दिया जाएगा जो कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं, सिर्फ उन्हीं को। तो जो मध्य प्रदेश में तेजस्विनी महिलाएं और सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया है महिलाओं के लिए, वो हो जाएगा हमारी, उनमें जो वित्तीय सहायता दी जा रही है महिलाओं के लिए अंतर्गत निम्न और मध्यम महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, उनको जो कि पहले से स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं या समूह में हैं उन महिलाओं को। देवास में महिलाओं की पंचायतों पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का नाम बताइए। तो देवास में महिलाओं की पंचायत तक भागीदारी बढ़ाने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है क्या, सखी पहल। तो इसमें क्या होगी, सखी बहन अपनी सखियों को लेके जाएंगी कहाँ पे, ग्राम पंचायत में, और वहाँ कार्यक्रम का पता लगाएंगी, नाम जानेंगी। तो देवास में महिलाओं की पंचायत में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर, देवास में, है ना, देवों का वास है तो वही महिलाओं को पहले भागीदारी दी जाएगी भैया कि महिलाएं भी आगे आएँ, देवराज करते हैं, देवों का वास है। तो महिलाओं की पंचायत में भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है कि महिलाएं क्या करेंगी, अपनी सखियों को लेकर आएंगी पंचायत में। तो सखी पहल स्टार्ट की गई है, सखी पहल जो कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई है देवास में। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में कौन होंगे। तो मध्य प्रदेश में चल रही है एक मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, इसका संबंध किससे है, तो ये संबंधित है हमारी महिलाओं से। तो कौशल्या तो भैया माता ही थी, राम जी की माता थी ना कौशल्या, तो ये क्या हो जाएंगे, महिलाओं से संबंधित है। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का संबंध है महिलाओं से। माता की रसोई नाम से कार्यक्रम किस जिले में चल रहा है। तो जो माता की रसोई है इसके नाम से एक योजना चल रही है, पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, शहडोल से। तो भैया पहले से यहाँ पर एक डोल डाल दी कि भैया हम यहाँ से रसोई बनाएंगे, माता की रसोई है, तो शहडोल से इसको प्रारंभ किया गया था। कहाँ से, शहडोल से। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जिले से प्रारंभ की थी। तो जो जलदीप योजना है इसको शुरू किया गया था इंदिरा सागर में। कहाँ से, जलदीप, जल अपन दीपदान करते हैं ना, तो इंदिरा सागर में किया गया था। तो जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर कहाँ पर प्रारंभ की थी, इंदिरा सागर नहर में प्रारंभ की गई थी, धार से शायद, है ना। मध्य प्रदेश की जय मित्रा योजना का संबंध क्या है या क्या है जय मित्रा योजना। तो जय होगी किनकी, जिनकी शहरी छतों पर जल का संचयन होगा। तो जय मित्रा योजना कौन है, जय नहीं होगा, जल संचय, जल मित्र होगा। तो इसका संबंध है जो शहरी छत हैं हमारे उसमें जल का संचयन करने से संबंधित है जल मित्र योजना। जल मित्र योजना शहरी छत पर जल का संचयन करने से। एक पंच एक तालाब क्या है। तो एक पंच एक तालाब योजना का संबंध है कुएं और टैंक के निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर परियोजना। जो कुआं और जो टैंक वगैरह हैं उनका निर्माण पर पंचायत स्तर की एक परियोजना है जिसका नाम क्या है, एक पंच एक तालाब योजना। एक पंच एक तालाब बनवाएगा, तो जितने कुएं में टैंक वगैरह का निर्माण कौन करता है, पंचायत स्तर पर करने की परियोजना है। मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का संबंध है किसानों को उच्च मूल्य दिलाना। तो क्या करना है, और प्रोत्साहित करना है ना, कि भैया और होगा तो और क्योर करो, प्रोक्योर प्रोत्साहित करना, क्योर करने के लिए। तो किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए स्टार्ट की गई है ई प्रोक्योरमेंट योजना। मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है। तो बीज ग्राम योजना का संबंध है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का विकास करना। तो बीज ग्राम ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जहां पे अच्छे गुणवत्ता के बीज होते होंगे। तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का विकास करने से संबंधित विकसित करना बीज ग्राम योजना कहलाता है। नंदीशाला योजना का उद्देश्य क्या है। तो नंदीशाला योजना का उद्देश्य है कि बेहतर देशी नस्लों के प्रजनन के लिए बेहतर आनुवांशिक क्षमता के बैलों का उपयोग करना। तो नंदीशाला बैंक जो योजना है, ये बैंक नहीं योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, जो शहरी नस्ल के या देशी नस्ल के प्रजनन की बेहतर आनुवांशिक क्षमता वाले बैलों का प्रयोग करना नंदीशाला योजना के अंतर्गत आता है। अटल ज्योति योजना
2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? तो जो अटल ज्योति योजना आई थी, अटल रहे तुम्हारी ज्योति 13 में आई थी, तुम्हारी ज्योति अटल रही, तो अटल ज्योति योजना 2013 में आई थी। और इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र हैं, उनको न्यूनतम लगभग 10 घंटे की बिजली तो दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 10 घंटे की बिजली देंगे, 10 घंटे की। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है? तो अन्नपूर्णा योजना का संबंध हो जाएगा हमारे, इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार हैं उनको 3 रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में क्या है? इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। 3 रुपये से दिया जाएगा प्रति किलोग्राम गेहूं। तो पहला सही हो जाएगा बीपीएल कार्ड धारकों को। योजना में बीपीएल परिवारों को 4.50% मतलब 4.5 रुपये में चावल दिए जाएंगे। 3 रुपये में गेहूँ, 4.5 रुपये में चावल दिए जाएंगे। ये भी सही हो जाएगा। 3 रुपये में गेहूँ दिए जाएंगे, 4.5 में चावल दिए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को प्रति माह अधिकतम 20 किलो अनाज दिया जाएगा। कितने जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको कितना दिया जाएगा? सिर्फ 20 किलो अनाज दिया जाएगा। उपयुक्त सभी सही है कि भैया जो बीपीएल कार्ड धारक हैं वो ही हमारे जो अन्नपूर्णा योजना है उसके अंतर्गत आएंगे। इसमें उनके लिए 3 रुपये प्रति किलो गेहूं के हिसाब से, 4.5 रुपये प्रति चावल के हिसाब से, और बीपीएल कार्ड को 20 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री आवास ये अंत्योदय आवास योजना है, इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आवास की योजना है। क्या है ये? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आवास की योजना है मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना। मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाएं और उनके प्रारंभ वर्ष के संदर्भ में असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। जो मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाएं हैं उनका प्रारंभिक वर्ष और उनमें अंतिम बताना है कि कौन सा असत्य हो जाएगा। जैसे लालिमा योजना, जो लालिमा अभियान है वह 2016 में स्टार्ट किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था, ये भी सही है। फिर लाडो योजना 2014 में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बल्कि 13 में है ना। लाडो योजना 2013 में है और ममता अभियान 2015 में आती है। देखो हमारी लालिमा योजना हमें क्या करना है भैया? हमारी लड़कियों का 16 श्रृंगार करना है भैया। लालिमा नहीं आएगी तो कैसे 16 श्रृंगार होगा? तो 16 श्रृंगार 2016 में आई है लालिमा अभियान। फिर आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ से 15 ऐड कर लो, 2015 में स्टार्ट हुई। ममता योजना अपने बच्चों को पल्ले में सुलाती है, तो पलना 2015 में। ममता अभियान भी क्या है? 2015 में है। गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई है? जो हमारे गरीब और ज़रूरतमंद हैं उनके लिए योजना को शुरुआत किया गया, जिसका नाम है क्या? आनंदम। भैया आनंद से रहेंगे सारे गरीब और ज़रूरतमंद, उनके लिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आनंदम योजना शुरू की गई है कि आनंद से रहो भैया, ज़्यादा दुख मत बनाओ, आनंदम, गरीबी हो फिर भी खुश रहो। तो गरीब और ज़रूरतमंद के लिए स्टार्ट की गई है आनंदम योजना शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के साथ सक्रिय परामर्श में किसे क्रियान्वित किया गया है? तो मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के साथ सक्रिय परामर्श में किसे क्रियान्वित किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि। पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि की सक्रिय परामर्श से इनको क्रियान्वित किया गया आजीविका मिशन के साथ। किसान आजीविका, किसानों की आजीविका कहाँ से मिलेगी? तो ग्राम पंचायतों से उनको ज़्यादा आसान हो जाएगा मिलना। तो राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान का प्रतिनिधित्व करती है कौन सी? मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम। सक्रिय परामर्श क्रियान्वयन करती है, तो यह पंचायती राज संस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित संबल योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? जो संबल योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो संबल योजना है इसका उद्देश्य है मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली। संबल योजना का क्या है भैया? ज़्यादा कंबल ओढ़ के एसी मत चलाओ, ज़्यादा फ्री नहीं मिलेगी। तो संबल योजना क्या करता है, मतलब फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? कंबल ओढ़ के फ़ैन चला रहे हैं। तो संबल योजना क्योंकि क्या हो रही है? मुफ्त में और सब्सिडी वाली बिजली मिल रही है, इसलिए इसको ऐसा किया जा रहा है। संबल योजना मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली से संबंधित है। मध्य प्रदेश में किस योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्च पर कराती है? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो गरीब हैं
जनजाति वाले व्यक्ति हैं उनको इलाज शासन के खर्च पर किया जाता है, तो ये हो जाएगी हमारी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम किसके कल्याण के लिए स्टार्ट किया गया है? तो अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना या कार्यक्रम क्यों स्टार्ट किया है? किसानों से संबंधित होगा और वो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कृषक हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। अन्नपूर्णा योजना हमने गरीबों के लिए 3 रुपये में गेहूँ, 4.5 रुपये में चावल और 20 किलो गेहूँ मतलब अनाज देने की बात कही है। उसी में जो हमारी अन्नपूर्णा सूरज धारा एक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कृषक हैं उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो प्रोजेक्ट आकांक्षा है, इसमें क्या किया गया था? जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे थे ना, उनको प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग दी जा रही थी। इसको स्टार्ट किया गया है हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। कहाँ से? डिंडोरी से इसको स्टार्ट किया गया। आकांक्षा क्या करती है? डंडे से पढ़ाती है सब बच्चों को। तो आकांक्षा योजना, प्रोजेक्ट आकांक्षा योजना डिंडोरी से चल रही है। कहाँ से चल रही है? डंडे से, डिंडोरी से चल रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा? तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए गैर आदिवासी क्षेत्रों के लिए? तो इसमें रखी गई है 500। कितनी आबादी होनी चाहिए? 500 की आबादी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहाँ पर 500 आबादी वाला क्षेत्र होना चाहिए। कितनी आबादी होनी चाहिए? 500 आबादी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई है। कौन सी है? जननी सुरक्षा योजना, इसको स्टार्ट की गई है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना। और जो जननी सुरक्षा योजना है इसको कब शुरू किया गया है? तो ये 2005 में आई। जननी सुरक्षा कब आई है? 2005 में आई है और वही 15 अगस्त को स्टार्ट किया गया था जननी सुरक्षा योजना। इसके समय 2005 में कौन कौन सी आई? देखो, गांव की बेटी आई है, शिशु और प्रजनन स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना आई है, इंदिरा गांधी आवास योजना को 2005 में लाया गया था और जननी सुरक्षा योजना भी 2005 में आई है। विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना किस आयु समूह के लोगों के लिए बनाई गई है? तो जो विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना है इसको स्टार्ट किया गया है किसके लिए? 18 से 65 वर्ष की आयु के लिए। 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच में यदि किसी की समूह दुर्घटना होती है तो उसका बीमा दिया जाएगा। किसमें? विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना में 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच में। मध्य प्रदेश में बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है? तो बाल संजीवनी अभियान है, बाल के लिए संजीवनी देना है, बच्चों के लिए संजीवनी है, तो इसका संबंध हो जाएगा हमारा कुपोषण से। क्या है? तो बच्चे यदि कुपोषित रहेंगे तो भैया संजीवनी तो मिले ना मिले बात अलग है। तो बच्चों को स्टार्ट की गई है बाल संजीवनी अभियान, तो ये हो जाएगी हमारी बाल कुपोषण से संबंधित है। बाल कुपोषण से संबंधित है बाल संजीवनी अभियान। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए बनाई गई है? तो जो हमारी गरीबी रेखा से नीचे BPL जो कार्ड है उससे नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास और परिवार से संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है हमारी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवारों से संबंधित है दीनदयाल योजना। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य आच्छादन करना है। तो क्या है? मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य क्या है? शिशु स्वास्थ्य आच्छादन करना है। तो ये हो जाएगा हमारी डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग प्रणाली। तो बच्चे जितने भी स्वास्थ्य आच्छादन मतलब पहले से हम उसको क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे, है ना। डिटेक्ट ट्रैकिंग परियोजना या प्रणाली, इससे बच्चों के जो कोई भी प्रॉब्लम होंगी डिफेक्ट होंगे तो वो हमें पहले से पता है चल जाएंगे। डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग प्रणाली। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में जो कल्पतरु योजना है उसका संबंध है उद्यानिकी से। क्या है? उद्यानिकी से संबंधित है। और जो उद्यानिकी योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 से 1996 में हुई थी। रोजगार आश्वासन योजना की एक उप योजना के रूप में कल्पतरु योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जो हितग्राही है ना, इनको स्वयं की भूमि पर फल उद्यान लगाना होगा, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। लघु और सीमांत कृषकों के लिए है। तो ये कल्पतरु योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1995 से 1996 में कल्पतरु उद्यानिकी लगाने के लिए कृषकों के लिए दी गई थी, लघु और सीमांत किसानों के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में शासकीय महाविद्यालय की स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है? तो इसमें
जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बच्चे हैं उनके लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य के लिए, सभी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में महाविद्यालय की जो स्मार्टफोन वितरण योजना है, इसमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, चाहे वो SC ST OBC और जनरल का होगा, सभी को इसमें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो मध्य प्रदेश में जो राज्य स्तर का मनरेगा का क्रियान्वयन है वो कौन करता है? वो करती है मध्य प्रदेश राज्य गारंटी परिषद, रोजगार गारंटी परिषद। तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा मनरेगा का क्रियान्वयन किया जाता है राज्य स्तर पर। तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, किसका? मनरेगा का किया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो रोजगार गारंटी आश्वासन योजना है ना, रोजगार आश्वासन, वह 1993 में आया था, 1993 में आया था रोजगार गारंटी अधिनियम। मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में जो कौशल योजना चल रही है उसकी शुरुआत किससे संबंधित है? कौशल विकास से संबंधित है। क्या है? कौशल योजना का संबंध है कौशल विकास से। मध्य प्रदेश में बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? तो जो बाड़ी है परियोजना है इसका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश में बाड़ियों में फूलदार पौधे लगाने से, बाड़ियों में फूलदार पौधे लगाने, फलदार फूल नहीं फलदार पौधे लगाने से संबंधित है। तो बाड़ी योजना या बाड़ी परियोजना का संबंध किससे है? जो बाड़ियों में फलदार पौधे हैं उनको लगाने से संबंधित है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करती है? जो ग्रामीण आजीविका परियोजना है यह प्रोत्साहित करती है हमारे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए। जो ग्राम में होते हैं, ग्राम में आजीविका कैसे चलती है? तो ग्रामीण आजीविका चलती है स्वरोजगार से, खुद का रोजगार होना चाहिए, या फिर सूक्ष्म उद्योग से चलती है। तो ग्रामीण आजीविका परियोजना का संबंध किससे है? स्वरोजगार से और सूक्ष्म उद्योग से संबंधित है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना को सक्रिय स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए किसके साथ भागीदारी की गई है? तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, मतलब स्वरोजगार और जो सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है, उसके अंतर्गत किसकी भागीदारी की गई है? तो इसमें ग्राम सभा की है। और ग्राम सभा का वर्णन क्या है? 234 के ए में दिया गया है, शायद वर्णन है ना, 243 के ए में ग्राम सभा जो हमारे पंचायती राज है उसके 1 में दिया गया है, ए में। तो ये क्या है? ग्राम सभा इसमें मुख्य भागीदारी करती है। किसके साथ भागीदारी है? तो मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना में सक्रिय स्तर पर क्रियान्वयन ग्राम सभा पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना शुरू किया है। तो ये डाकिया कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है इंदौर से। तो डिजिटल डाकिया क्या है भैया? डिजिटल ही रूप से वो डाक दे देंगे आपके यहाँ। डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत इंदौर से की गई है। कहाँ से? इंदौर से। दौड़ दौड़ के तो जाएंगे नहीं, तो डिजिटल से भेजिए। डिजिटल डाकिया इंदौर से। निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्ञान दूत एक ई शासन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत की स्टार्ट की गई है। ज्ञान दूत की शुरुआत कहाँ पे की गई है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो धार है ना, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। धार से, धार से संबंधित है हमारी ज्ञान दूत योजना। मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो कामधेनु योजना है उसका उद्देश्य क्या है? जो हमारी गौशाला है इनका विकास करना। कामधेनु योजना की शुरू किया गया है, उद्देश्य क्या है? तो जो हमारी गौशालाएं हैं उनका विकास करने से संबंधित है कामधेनु योजना। मध्य प्रदेश में बैंक सखी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो मध्य प्रदेश में बैंक की सखी होती है वो मुख्य उद्देश्य उसका होता है कि वह स्वयं के लिए और अपनी सहेलियों के लिए ऋण प्राप्त करना। तो बैंक सखी क्या होती है? तो इनका एक पूरा ग्रुप होता है और ये स्वयं के लिए, जो अपनी सहेलियाँ होती हैं उनके लिए ऋण प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, प्राथमिक कार्य होता है ऋण सखी का। कल्प वृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जो कल्प वृक्ष है इसका संबंध हो जाएगा हमारे रेशम कीट पालन से। कल्प वृक्ष का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से संबंधित है, रेशम कीट पालन से। तो कल्प वृक्ष परियोजना का संबंध किससे है? जो रेशम कीट पालन है इससे संबंधित है कल्पतरु। और मैं कल्प वृक्ष और कल्पतरु का किससे था? उद्यानिकी वाले जो फल थे ना, फलों वाले उद्यान लगाने से था कल्पतरु। और कल्प वृक्ष का संबंध है रेशम कीट पालन से। और मध्य प्रदेश का जो
रेशम मतलब सिल्क फाउंडेशन संस्थान के द्वारा इसका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन संस्थान के द्वारा इसको शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना को 10 लाख कुएं की योजना के नाम से जाना जाता है? तो 10 लाख कुएं की योजना के नाम से जाना जाता है हमारे मध्य प्रदेश में जीवन धारा योजना। किससे संबंधित है ये? जीवन धारा योजना के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है। 10 लाख कुओं की योजना के नाम से जाना जाता है। जीवन धारा योजना के अंतर्गत 10 लाख कुओं की योजना के नाम से जाना जाता है। इसको स्टार्ट कब किया गया है? जीवन धारा योजना जो है वह 1988 से 1989 में जवाहरलाल रोजगार योजना के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें 10 लाख कुओं की योजना के नाम से जाना जाता है। कब को इतने सारे कुएं बनाए जाएंगे तो पूरा गांव क्या रहेगा? 8 से रहेगा, तो 8 और 89 इसको स्टार्ट किया गया है। तो 8 लाख कुओं के नाम से जानी जाती है जीवन धारा योजना। जीवन धारा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? जो हमारे पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण। दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण के लिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार की झुग्गी झोपड़ी सुधार की अयोध्या योजना प्रदेश में किस स्थान से प्रारंभ की गई है? जो झुग्गी बस्ती सुधार योजना है उसका नाम क्या है? अयोध्या योजना। मतलब क्या बनाई जाएगी? जो पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह हैं उनको अलग करके अयोध्या जैसी बनाई जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी पंपापुर योजना। ये पंपापुर से स्टार्ट की गई। पंपापुर कहाँ पे है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में स्टार्ट किया गया है। और ये क्या है? अयोध्या योजना है। अयोध्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2004 में की गई थी, है ना। तो चारों तरफ तो पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो हटा दी जाएंगी और वहाँ पे क्या बनाया जाएगा? अयोध्या रंगली टाइप की कुछ बनाई जाएगी। अयोध्या योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही है। पंपापुर भोपाल से इसको स्टार्ट किया गया था 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2004 को। मध्य प्रदेश के किस जिले से बंधन योजना शुरू की गई है? तो जो बंधन योजना है उसको शुरू किया गया है हमारे मध्य प्रदेश में बड़वानी से। कहाँ से? बा से बड़वानी। बड़वानी से इसको स्टार्ट किया गया है। बड़े बड़े धन कमाने के लिए, बड़े बड़े उद्योग बनाने के लिए हम बंधन योजना की शुरुआत की है। कहाँ से की है? बड़वानी से इसकी शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु क्रमशः प्राधिकरण और अभिकरण कार्यरत हैं। तो हमारी जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके लिए प्राधिकरण की संख्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर 3 और अभिकरण की संख्या हो जाएगी 11। अभिकरण करो भैया, एक एक करके सबका क्या करो, उनको विकास करो। अभी करो तो एक एक करके सबका कर दो। और प्राधिकरण क्या हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। प्राधिकरण 3 बनाए गए हैं और अभिकरण की संख्या 11 है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को कितनी वार्षिक सहायता दी जाएगी? जो एकलव्य शिक्षा विकास योजना है इसके तहत जो बच्चे हैं या बालिकाएं हैं, छात्रा हैं, उनके लिए, छात्रों के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी? तो इसमें दी जाएगी 9वीं से 12वीं तक के लिए 12,000 रुपये। कितने दिए जाएंगे? 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 12,000 रुपये दिए जाएंगे 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं उनके लिए वार्षिक सहायता दी जाएगी। किसके लिए? एकलव्य शिक्षा विकास योजना के तहत कितने दिए जाएंगे? तो इसमें दिए जाएंगे 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति किन पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है? जो मैट्रिक छात्रवृत्ति में पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं उनके नाम हो जाएंगे हमारे पेशेवर, तकनीकी, गैर पेशेवर और गैर तकनीकी, सभी को शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है पेशेवर, तकनीकी, गैर पेशेवर और गैर तकनीकी सभी को। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षाएं शामिल की गई हैं। जो एकलव्य मॉडल है उसमें जो आवासीय शिक्षाएं हैं उसको शामिल किया गया है 6 से 12वीं तक की, 6वीं से 12वीं तक की। एक एक करके तो सबको नहीं कर सकते, 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है आवासीय विद्यालय कक्षाओं में। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का प्रारंभ किया गया था। जो हमारी एकलव्य योजना है उसको स्टार्ट किया गया था 1997 से। कब किया गया है? 1997 से इसको स्टार्ट किया गया है। और जो 1997 है इससे हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, है ना। शंखनाद योजना भी 1997 है।
और हमारी एकलव्य योजना भी क्या हो जाएगी, 1997 हो जाएगी। कम साक्षरता वाले जिलों में या क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारी जो कम साक्षर वाला ज़िला है वहाँ पर हम जो जनजाति बालिकाएं हैं उनको शिक्षित क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है। तो इससे हमारी जो जनजाति महिलाओं को उच्च शिक्षा देना है। क्या करना है, हम बालिकाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति महिलाएं हैं उनको उच्च शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। कम साक्षरता वाले जिलों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा का वर्ष 2009 में पुनर्मूल्यांकन करके नया शब्द क्या जोड़ा गया है। तो इसमें नया शब्द जोड़ा गया है शिक्षा का विकास। तो कम साक्षरता वाले जनजाति क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं को शिक्षा का विकास 2009 में पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसमें अब क्या जोड़ दिया गया है, अब हमें क्या करना है, शिक्षा का विकास करना है। शिक्षा का विकास करना है। शिक्षा का विकास। राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भैया फॉलो करो। तो राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का उद्देश्य है विद्यालय में सतत शिक्षा प्राप्त करना। तो वही उनको फॉलो करो जो कि सतत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विद्यालयों में सतत शिक्षा प्राप्त होने राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है। कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं का शिक्षा का प्रारंभ कब किया गया। तो जनजाति बालिकाओं को शिक्षा का प्रारंभ स्टार्ट किया गया था 1992 से 1993 में और इसको 2009 में पुनर्मूल्यांकन करके इसमें क्या जोड़ दिया गया, शिक्षा का विकास जोड़ दिया गया। इससे पहले जनजातीय बालिकाओं का शिक्षा था जिसको स्टार्ट किया गया था 1992 से 1993 में। कहाँ पर, जहाँ पर कम जनसंख्या साक्षर थी और वो भी महिलाओं को साक्षर करने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना शुरू की गई थी। तो कहाँ से इनको शुरू की गई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 2007-8 से। जो विद्यार्थी हैं उनको उच्च स्तरीय ऊंचा लेके, मतलब 7वें आसमान पर उनको लेके जाना है। तो उच्च स्तरीय शिक्षा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश जनजाति विद्यार्थियों के लिए 2007 से 2008 में की गई है। और ये जो योजना आई थी जनजाति विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए शिक्षा, ये 1992 में आई थी। बालिकाओं का शिक्षा, इसमें पुनर्निरीक्षण किया गया था 2009 में और इसमें शिक्षा का विकास कर दिया गया था। लघु वनोपज के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम प्रोत्साहित किया गया है। तो जो लघु वनोत्पाद हैं उनके लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था। इसको शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लघु वन उत्पादों के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम, सहायता देनी है। तो जो लघु वन उत्पाद हैं, तो छोटे छोटे से गौण हो जाते हैं ना, गौण वन उपज हो जाते हैं, उनको सहायता अनुदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उनको सहायता दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। पवन पुत्र योजना का संबंध किससे है। तो पवन पुत्र तो भैया उड़ रहे हैं, किनको, जो वाहन खरीद हेतु संबंधित है। तो वाहन खरीद से संबंधित है पवन पुत्र योजना। पवन पुत्र योजना मतलब जैसे आपके हाथ में गाड़ी आ जाएगी तब क्या करोगे, पवन की जैसे उड़ोगे। तो वायु या जो हमारे वाहन खरीद है इससे संबंधित है पवन पुत्र योजना। मध्य प्रदेश में दुधारू पशु प्रदाय योजना कब शुरू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत की गई है 2023 में, 22 मार्च 2023 में की गई है। तो 20 मार्च 2023 को स्टार्ट की गई, अभी आई है ना प्रदाय योजना। तो उनको प्रदान किया जा रहा है, मतलब 2-3 गाय दे दो हर किसान को तो क्या होगा, ज़्यादा दूध हो जाएगा। प्रदाय कर दी गई है। तो दुधारू पशु प्रदाय योजना को 2-3 गाय दी गई है, 2023 में आई है। और आई कब है, तो 20 मार्च को आई है। कब आई है, 20 मार्च को आई है। 20 रुपये की 2-3 गाय दे दो, 20 रुपये की 2-3 गाय दे दो। 20 मार्च 2023 को स्टार्ट की गई है दुधारू पशु प्रदाय योजना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, तो ये किनको दी गई हैं, गाय या जो दुधारू पशु हैं। तो वह जो हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, शहरिया और भारिया, इन सभी को दी गई हैं, बैगा, शहरिया, भारिया। तो बैग को संभाल कर बाहर लेकर जा रहा है पशु, दुधारू पशु को। कब स्टार्ट की गई है, 20 मार्च 2023 को इसको स्टार्ट किया गया था। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई है। जो हमारे टांटिया मामा हैं इनके आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई है 6 सितंबर 2022 को। टांटिया मामा 2 बार लिखा है तो हो जाएगा 22,
6 सितंबर मतलब जो हमारे स्तंभ ढाए हैं अंग्रेज़ों ने, उसके लिए टांटे मामा ने भगाया था, तो 6 सितंबर 2022 को स्टार्ट की गई है टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना। टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है 6 सितंबर 2022 को। टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा नवीन उद्योगों की स्थापना करना, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। जो टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना है, इसको शुरुआत किया गया है 6 सितंबर 2022 से। यह नवीन उद्योगों की स्थापना करेगा और जो कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना की शुरुआत कब की गई है? तो मध्य प्रदेश में जो विशेष परियोजना है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए वित्त पोषण योजना, वित्त की पोषण करना है, तो ये भी 6 सितंबर 2022 से, जो हमारे टांटे मामा थे ना वो भी 6 सितंबर 2022 से आए हैं और उनके लिए वित्त पोषण योजना भी स्टार्ट की गई है 6 सितंबर 2022 से। हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? तो इसको शुरू किया गया है अभी 2022 में, लेकिन इसको स्टार्ट किया गया है 15 जुलाई 2022 को। कब किया गया है? 15 जुलाई 2022 को स्टार्ट किया गया है। हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 15 जुलाई 2022 से। 15 जुलाई मतलब 15 जने जूझ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में 15 जुलाई, और हम उनको दो दो करके, एक एक करके तो नहीं, दो दो करके निकाल लेंगे। दो गोली इसकी देंगे, दो गोली उसकी देंगे, दो दो बूंद। होम्योपैथी है ना, हीमोग्लोबिनोपैथी है, लिए होम्योपैथी नहीं है, तो उसको 2 बूंद देते हैं सुबह, 2 बूंद इंसान को, तो 2-2 देंगे तो क्या हो जाएगी? हीमोग्लोबिनोपैथी हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम है कब से? 15 जुलाई 2022 से इसको शुरू किया गया है। जन कल्याण एवं स्वराज अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो जन कल्याण, जन का कल्याण करना है और राज करना है उस पर, तो 17 सितंबर 2021 को। राज, राज से उठा लो राज, 2-1 है ना, 21 उठा लो, राज से उठा लो 21। और हमारा जन कल्याण कैसे होगा? तो हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत दिवस मनाते हैं। उसके एक दिन बाद 17 सितंबर को जन कल्याण हो जाएगा, जब ओजोन परत का उन्मूलन हो जाएगा, तो है ना। तो 17 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया गया है जन कल्याण स्वराज अभियान। तो जन कल्याण स्वराज अभियान की शुरुआत 2021 में की गई है, वो भी कब? 17 सितंबर से। अत्याचार निवारण अधिनियम कब प्रारंभ किया गया है? तो अत्याचार का निवारण करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी 1989 से। अत्याचारों का निवारण करना है 1989 से इसको शुरू किया गया था, 1 जनवरी 1989। जनजाति भी हमारे यहाँ पे विकास खंड कितने हैं? 1989 है, तो है ना, विकास खंड, जनजातियों के विकास खंड कितने हैं? 1989, और इसी में उनका अत्याचार निवारण करना है 1989 में आया था, 1 जनवरी 1989, 1 जनवरी को। विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो विदेश में अध्ययन करना है उसके लिए छात्रवृत्ति हमारी सरकार देती है, वो भी 2003 से दे रही है। तो यहाँ की एक ग्रेजुएशन के लो, 11th-12th के ले लो, फिर उसके आगे 12th के ले लो, एक 10th की, एक 12th की, 2 मार्कशीट हो जाएगी। तीसरे के लिए हम जाएंगे विदेश, तो हमें चाहिए पड़ेगी छात्रवृत्ति। 2003 में इसको स्टार्ट किया गया है और ये विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2003 में स्टार्ट की गई है। फिर आती है अनुसूचित जनजाति राहत रोजगार योजना। तो जनजातियों के लिए राहत पहुंचानी है, तो हम राहत कैसे पहुंचाएंगे बच्चों के लिए? तो हमें एक साथ आना पड़ेगा सबके लिए। अनुसूचित जनजाति को राहत पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक साथ आना पड़ेगा कि कोई भी उन पर अत्याचार ना कर सके। तो 31 मार्च, और जो मारेंगे उनको बताएंगे 3 मार्च 31 मार्च 2017 को स्टार्ट की गई है अनुसूचित जनजाति राहत योजना। अनुसूचित जनजाति राहत योजना 2017 को 31 मार्च को शुरू की गई है। अनुसूचित जनजाति राहत योजना संबंधित है किससे? राहत तो हमने दे दी 2017 में, 31 मार्च को, है ना, 31 मार्च 2017 को राहत दे दी गई है। लेकिन अनुसूचित जनजाति राहत योजना का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य होगा जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह कराना, दिव्यांगों को राहत देना, और जो निराश्रित वृद्ध अंधे हैं उनको राहत देना। तो आदिवासी कन्याओं का विवाह कराना। राहत योजना कब आई है? 2017 में आई है। कब? 31 मार्च को। और दिव्यांगों को राहत देंगे।
और जो निराश्रित वृद्ध अंधे हैं उनको भी राहत दी जाएगी। कब से दी जा रही है? 31 मार्च 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है अशासकीय संस्थान अनुदान योजना। अशासकीय संस्थानों के लिए अनुदान दिया जाएगा 1 जनवरी 1985 से 1 जनवरी 1985। देखो 1984 में क्या हुआ है? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई है। तो जब इंदिरा गांधी थी तब शासकीय संस्थानों को अनुदान दिया जा रहा था। अब क्या दिया जाएगा? अशासकीय को दिया जाएगा। तो बल 1 जनवरी स्टार्ट हुई 1985 में इसको स्टार्ट कर दिया गया है। 1 जनवरी 1985 में स्टार्ट किया गया है अशासकीय संस्थान अनुदान योजना। किनके लिए है? तो अशासकीय संस्थानों के लिए दी गई है। मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है 2017 से। तो जो मेधावी बच्चे हैं जो कि उनके 80 प्लस कुछ नंबर आते हैं उनके लिए पुरस्कार राशि दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये सब एक साथ काम करना चाहिए। पेरेंट्स भी दें, जो टीचर्स हैं वो भी दें इनको प्रोत्साहन, और पूरी गवर्नमेंट दे और पूरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब दें। तो एक साथ ही काम करना पड़ेगा। तो मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना की शुरुआत 2017 में हुई है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में कब हुई है? तो सिविल सेवा की परीक्षा या तैयारी करने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हारा घर भी छोड़ो, हमारा भी घर छोड़ो, अपन पढ़ेंगे हॉस्टल में या लाइब्रेरी में, तो बाहर जाना पड़ता है। 2012-13 में इसको स्टार्ट किया गया था। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2012-13 में हुई है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को कितनी राशि दी जाती है? तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर हमें दी जाती है कितनी? 20,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 20,000 रुपये दिए जाते हैं। 20,000 रुपये मिलते हैं प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर। 20,000। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्न जिला शामिल नहीं हुआ है। तो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण मतलब परीक्षा नहीं हुई है, उससे पहले ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये दिया जा रहा है मुरैना में, जबलपुर में, रीवा में, लेकिन उज्जैन इसमें शामिल नहीं किया गया है। परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत उज्जैन को शामिल नहीं किया गया है। मुरैना, जबलपुर, रीवा है। अब आती है हमारी आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना मतलब इसमें से सम्मिलित करना है, कौन सा सम्मिलित हो जाएंगे उनके प्रारंभिक वर्ष वो बताने हैं। तो पहला आता है हमारा क्या? सम्मिलित मिलान कीजिए, है ना। तो आकांक्षा योजना आई है हमारी ठाठ से डंडा लेके। आकांक्षा योजना की कब आई है? डंडा लेकर आई है, डंडा और अच्छे से अच्छा डंडा लेकर आई है। तो 18 ठाठ से आई, 18 डंडा लेकर आई है। कितने लेकर आई है? आकांक्षा 18 डंडा लेकर आई, क्योंकि 18 बच्चों को ये प्रशिक्षण देगी। तो 18 डंडा। तो 1 जनवरी 2018 को आई है आकांक्षा योजना। कहाँ से? डिंडोरी से आई थी, इसलिए डंडा लाई है। फिर आती है शंखनाद योजना। इसकी शुरुआत हुई है कब? 26 जनवरी 1997 में। शंखनाद योजना 1997 से 7 और 7 से शंखनाद 1997 में आई है शंखनाद योजना। 26 जनवरी 1997 को शंखनाद योजना की शुरुआत की गई है। प्रतिभा किरण योजना की शुरुआत कब हुई है? तो प्रतिभा आपके 16 श्रृंगार में दिखेगी, 16 संस्कारों में दिखेगी। तो प्रतिभा योजना है 1 सितंबर 2016। प्रतिभा दिखेगी तुम्हारे 16 श्रृंगार में, तो 16 में आई है। लालिमा योजना 2016 में भी आई थी, है ना, वो भी 2016 में आई है लालिमा योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई है। 2004 में हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना आई थी। दीनदयाल जो हमारी उपचार योजना है वो भी 2004 में ही शामिल की गई थी। और जो रोजगार निर्माण विभाग है हमारा वो भी 2004 में ही बनाया गया है। 2004 में बनाया गया रोजगार निर्माण विभाग। फिर 2004 में जो मध्य प्रदेश की आजीविका मिशन है वो भी 2004 में आया है। रोजगार बोर्ड भी बनाया गया है। समर्थ योजना भी 2004 में आई है। और निःशुल्क उपचार योजना भी कब आई है? 2004 में ही आई है। तो आकांक्षा योजना का संबंध है ठाठ से आ रही है डंडा लेकर 18 1 जनवरी 2018 को आई है। शंखनाद योजना 1997 में आई है, वो भी 26 जनवरी को। प्रतिभा योजना तो 2016 में आई है और 1 सितंबर को आई है, 1 सितंबर 2016 को। कस्तूरबा गांधी योजना यह 20 जुलाई 2014 को स्टार्ट किया गया था, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। अब आती है इनमें से फिर से सम्मिलित करना है, मिलान करना है योजनाओं का। पहली आती है आवास सहायता योजना। तो हम आवास के लिए क्या करेंगे? सहायता देंगे किसी को भी। तो आवास सहायता योजना आई है 2016 से। 16
सोने के लिए चाहिए भैया हमें आवास। आवास चाहिए क्यों होता है? सोने के लिए, आराम से सोने के लिए चाहिए होता है। तो आवास योजना 2016 में आई है। आवास सहायता योजना 2016 में। केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, तो हम प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आई है 2015 में। पर्चे पकड़ा दिए प्री मैट्रिक के नाम पर छात्रवृत्ति। तो केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2015 में आई है। 15 में हमारे क्या आई थी? वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी 2015 में आई थी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना कब आई है? तो यही 2013 में। तो एकलव्य आदर्श आवासीय मतलब तुम्हारा 13 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा। 13 कैसा होगा? आदर्श आवासीय विद्यालय होगा 2013 में। गुरुकुलम योजना की शुरुआत 2017 में की गई है। तो गुरुकुल में कोई बच्चा जाना पसंद करता है? जब से मोहब्बतें देखें तब से तो और नहीं कि भैया अमिताभ बच्चन जैसे प्रिंसिपल मिलेंगे तो नहीं जाते बच्चे, है ना। गुरुकुल जाता है कोई? नहीं जाता गुरु। हमें क्या करना पड़ेगा? सबको एक साथ आकर उनको प्रोत्साहित करना होगा एक साथ। हमारे मेधावी छात्र भी आए थे एक साथ में, है ना। मेधावी बच्चों के लिए भी हमने एक साथ में आए थे। और जो हमारी सहायता अनुदान योजना थी ना, वो भी कब आई थी? 2017 में ही आई थी। तो मध्य प्रदेश में आवास सहायता योजना, आवास में सहायता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोना अच्छे से सोने के लिए मिले, अच्छा आवास हो। तो आवास सहायता योजना 2016 में। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पर्चे पकड़ा दिए 2015 में। एकलव्य आदर्श योजना, एकलव्य आदर्श योजना होगी तुम्हारी आदर्श आवासीय विद्यालय होगी। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना 2013 में। गुरुकुलम हमें क्या करना पड़ेगा? एक साथ बच्चों का साथ देना होगा, तो 2017 में। प्रतिका योजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो प्रतिका योजना का संबंध हो जाएगा उच्च शिक्षा थी। तो प्रतियोगिता का हो जाएगा प्रतिका योजना। उच्च शिक्षा के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्रतियोगिता करनी पड़ती है। तो प्रतिका योजना का संबंध क्या हो जाएगी? उच्च शिक्षा से संबंधित है प्रतिका। एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना, तो वो भी क्या है? प्रतिका योजना है। गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? कब आई थी? 2017 में आई थी गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना। यह अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराती है गुरुकुलम। ये सही हो जाएगा। ये क्या है? गुरुकुलम संचालन योजना का मुख्य उद्देश्य है अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना। कन्या शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कन्या शिक्षा परिषद है उसका मुख्य उद्देश्य है आवासीय शिक्षा या आवासीय उच्च शिक्षा। कन्या शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? कि बच्चे क्या कन्याएं क्या करेंगी? उनके लिए आवासीय उच्च शिक्षा परिषद बनाना है। आवासीय शिक्षा परिषद मतलब आवासीय कन्या शिक्षा परिषद का अर्थ हो जाएगा आवासीय उच्च शिक्षा। संघनाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1997 में आई थी और इसका उद्देश्य है शिक्षा को प्रोत्साहन देना। कुपोषण मुक्त तो हो जाएगा क्या है? कुपोषण मुक्त। संघनाद योजना की शुरुआत 1997 में की गई थी और कुपोषण मुक्ति करना है संघनाद योजना का संबंध। शंख बजाओ और जितना कुपोषण सबको भगाओ। शंखनाद योजना का संबंध है कुपोषण मुक्ति से। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 11वीं प्रवेश पर प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2017 में आई थी और इसके अंतर्गत 3000 रुपये दिए जाएंगे यदि वह 11वीं में प्रवेश लेती है। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं में प्रवेश पर 3000 रुपये दिए जाएंगे। कन्या साक्षरता योजना कब आई है? तो अच्छा वो प्रोत्साहन योजना आई थी वो 2017 में। ये कन्या साक्षरता योजना कब आई है? 2006 में आई है कन्या को साक्षर करने के लिए। और इसमें आदिवासी प्रोत्साहन थे 17, है ना। ये कन्या साक्षरता योजना 2006 में आई है। कन्या साक्षरता योजना 2006 में। तो कन्या साक्षरता योजना का संबंध है 2016 से। अब आती है प्रमुख योजनाएं और उनसे वंश से मिलाने हैं। पहले आती है हमारी दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। तो ये तो हमारी 2004 में ही आई थी। 4 चक्के लगे होते हैं चलित अस्पताल में भी। तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 2004 में। पंचजाय योजना का संबंध किससे है? जो पंचजाय योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1990 में शुरू की गई थी। 1990 में आई थी पंचधारा योजना की शुरुआत की गई है। पंचधारा 1990 में आता है, कहीं कहीं 1991 भी दिया होता है ना पंचधारा योजना। फिर आती है शंकर शाह रघुनाथ शाह पुरस्कार। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार दिए गए हैं हमारे 2008 से, क्योंकि 1857 की क्रांति से संबंधित है। बिल्कुल एकदम खड़े रहते हैं। आओ
हम तुम्हें पिटाई करें, अंग्रेजों की पिटाई से संबंधित है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार 2008 से दिया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत 2004 से की गई है। अच्छा, हमारी दीनदयाल चलित योजना है कब? 1906 अच्छे से, कहीं कहीं चार भी दिया रहता है। चलो हम देख लेते हैं इनको। देखो हमारी कौन कौन सी है। पहले आती है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। अस्पताल चल रही है, छः छपक छपक के चल रही है, अस्पताल जा रही है। दीनदयाल चलित देखे ही होगा कितनी छपक के जाती है एम्बुलेंस वगैरह। तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत 2006 में। पंचधारा योजना की शुरुआत 1990 में। शंकर शाह रघुनाथ शाह पुरस्कार की शुरुआत 2008 में। और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का संबंध 2004 से हो जाएगा। पंचधारा योजना का संबंध क्या है? तो जो पंचधारा योजना है इसका संबंध है कल्पवृक्ष से, आयुष्मती से और सामाजिक पेंशन से। इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई है? पंचधारा 5 धाराओं में मिल की बनी है। तो पंचधारा कल्पतरु से आती हैं, आयुष्मान करती हैं और सामाजिक पेंशन देती हैं। जनजातियों को निकट चिकित्सा सुविधा किस योजना के तहत प्रदान की जा रही है? तो जनजातियों के आवास के पास ही चिकित्सालय स्थापित किया गया है। वो किसके तहत? ये सामाजिक पेंशन के तहत उनको ये सहायता दी जा रही है, सामाजिक पेंशन के तहत। तो जनजातियों को निकट चिकित्सा सुविधा किस योजना के तहत दी जा रही है चिकित्सा सुविधा? तो ये सामाजिक पेंशन के तहत। अरुणिमा योजना का संबंध किससे है? जो अरुणिमा योजना है इसका संबंध है स्वास्थ्य से। अरुणिमा उनको क्या हो जाएंगे हम? रोगीण हो जाएंगे, है ना, रोगीण हो जाएंगे। तो अरुणिमा स्वास्थ्य से संबंधित है योजना। शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार का संबंध किससे है? तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार का संबंध हो जाएगा हमारे आदिवासी कला सृजन से। किससे है? आदिवासी कला सृजन से है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार का संबंध किससे है? आदिवासी कला सृजन से है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के अंतर्गत पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार है इसके अंतर्गत दिए जाते हैं 3 लाख रुपए। और ये किससे संबंधित हैं? जनजाति कला से संबंधित है या आदिवासी कला से संबंधित है, सृजन से संबंधित है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार, और यह इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2008 से शुरुआत की गई। कब से? 2008 से इसकी शुरुआत की गई है। देवी अहिल्याबाई सम्मान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जो देवी अहिल्याबाई सम्मान है इसकी शुरुआत की गई थी हमारी 1996 से 1997 में। कब की गई है? 1996 से 1997 में देवी अहिल्याबाई सम्मान की शुरुआत की गई थी। देवी अहिल्या सम्मान की शुरुआत 1996 से 1997 में की गई थी। देवी अहिल्या सम्मान किसको दिया जाता है? जो देवी अहिल्या सम्मान है वह दिया जाता है महिला कलाकारों को। सिर्फ देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है, सिर्फ महिला कलाकारों को दिया जाता है। देवी अहिल्या सम्मान के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? इसमें मिलते हैं 2 लाख रुपए। और शंकर शाह रघुनाथ शाह के अंतर्गत मिलते थे 3 लाख रुपए। देवी अहिल्या सम्मान के अंतर्गत मिलते हैं 2 लाख रुपए। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु निम्न योजना चलाई जा रही है। जो हमारी कृषि है उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है तो हमने चलाई है सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना। सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना इसकी शुरुआत 2000 से की गई थी। तो सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है किसके लिए? कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किसकी? सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। फिर आती है विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए किसी सदस्य को अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 20 लाख रुपए। कितने दिए जाते हैं? 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि विशेष पिछड़ी जनजाति का कोई व्यक्ति अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है उसकी, तो जनश्री बीमा योजना के तहत उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनके परिजनों को 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है अप्राकृतिक मृत्यु से। निम्नलिखित योजनाओं का मिलान कीजिए। जो हमारी अरुणिमा योजना है उसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य से संबंधित है। अरुणिमा योजना का संबंध है स्वास्थ्य से। फिर आती है जवाली योजना, वैश्यवृत्ति से संबंधित है। जवाली योजना जो हमारी शंखनाद योजना है उसका संबंध है शिक्षा से। शंखनाद योजना कुपोषण और शिक्षा से संबंधित है। प्रतिष्ठा योजना का संबंध है मेला कुप्रथा से। जो प्रतिष्ठा तुम्हारी प्रथा है
मतलब प्रतिष्ठा के लिए स्टार्ट किया गया है, किसी भी इंसान की महिला कुप्रथा के लिए। तो अरुणिमा योजना स्वास्थ्य से, जवाली योजना वैश्यावृत्ति से, शंखनाद योजना शिक्षा से और कुपोषण से, और प्रतिष्ठा यह महिला कुप्रथा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से नीली क्रांति योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश में नीली क्रांति स्टार्ट की गई थी 2016 से 2017। 2017 मतलब मछलियों को बिल्कुल नहीं सताना चाहिए यार। 2016-17 से इसको स्टार्ट किया गया है। नीली क्रांति मत्स्य पालन करने को प्रोत्साहन देना है 2016-17 से। बलराम ताल योजना की शुरुआत कब की गई है? तो बलराम ताल योजना है, इसकी शुरुआत की गई है 2007 में। सात दो हमारा ताल से ताल मिलाओ, बलराम ताल 7 से 7 दो और 7 देना चाहिए। 2007 से बलराम ताल योजना, ताल 2 हम ताल बनाएंगे, बलराम ताल 7 2 ताल बनाएंगे। बलराम ताल योजना 2007 से स्टार्ट की गई है। मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसके लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा, जो लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा है, उसको बढ़ावा देने के लिए 2006 से प्रारंभ किया गया है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है 2006 से। ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 1979 में ट्राइसेम सेवा शुरू की गई थी। ट्राइसेम सेवा 1979 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम किसके कल्याण के लिए इसको स्टार्ट किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो जो हमारे यहाँ पे अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना है, इसकी शुरुआत अनुसूचित जनजाति जाति के कृषकों के लिए स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत की गई है डिंडोरी से। कब? डिंडोरी से, और वो भी 2018 से इसकी शुरुआत की गई है। आकांक्षा योजना डिंडोरी से स्टार्ट है और 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी खंडों में संचालित की जा रही है? जो विकास खंड आदिवासी विकास खंड है, उनमें संचालित किए जा रहे हैं। कितने में? 86 में। कितने हैं? 89 तो हैं, लेकिन 3 में नहीं चल रहा है, बल्कि 86 में चल रही है। और जो हमारी दीनदयाल चलित अस्पताल योजना है 2006 से संबंधित है। 2006 में आई थी दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए बनाई गई थी? दीनदयाल अंत्योदय योजना है वह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के परिवार और उनके परिवार से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई है? तो युवाओं के लिए क्या दिया जाएगा? स्वरोजगार दिया जाएगा। वो भी कब से? 1 अप्रैल 2013 से। 1 अप्रैल 2013 से। यदि तुम एक बार में अप हो जाओगे, मतलब उठ जाओगे, तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? स्वरोजगार दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री युवा 13 रोजगार पक्का है। यदि एक बार तुम आवाज़ से उठ जाओगे तो 1 अप्रैल 2013 से इसको स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों को स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है? तो जो हमारी शासकीय महाविद्यालय हैं, इनमें स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और सामान्य के लिए, सभी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई है? तो एकलव्य शिक्षा प्रारंभ की गई है 2010 से, लेकिन 2010 में भी 15 नवंबर से। कब से? 15 नवंबर 2010 से स्टार्ट की गई है एकलव्य शिक्षा विकास। एकलव्य शिक्षा विकास स्टार्ट की गई है 15 नवंबर 2010 से। एकलव्य एक बार में 10 नंबर आए हैं, वो भी 15 नवंबर के। 15 नवंबर 10 2010। एकलव्य शिक्षा विकास का योजना है 15 नवंबर 2010 से। मध्य प्रदेश में किस जिले में वन धन योजना शुरू की गई है? तो वन से धन कमाना है, बड़वानी से। वन धन योजना की शुरुआत की गई है बड़वानी से की गई है। धनवंतरी योजना का संबंध किससे है? धनवंतरी योजना है उसका संबंध है निःशुल्क स्वास्थ्य से, निःशुल्क शिक्षा से। ओ भैया, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित धनवंतरी योजना निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। धनवंतरी योजना हम होते तो हम निःशुल्क स्वास्थ्य लगाते, लेकिन इसमें आंसर दिया गया है निःशुल्क शिक्षा, तो हम लगाएंगे निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना कब स्टार्ट की गई है? तो निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2007 से। बलराम ताल योजना 2007। साइकिल से गए हैं बलराम जी, तो निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना स्टार्ट की गई है 2007 से। निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना किस कक्षा के उत्तीर्ण करने पर दी जाएगी? तो यदि छात्र छात्राएं कक्षा
8th को 8वीं को पास कर लेंगी तो हमारी साइकिल का डंडा होता है ऐसा, है ना, ऐसी होता है ना, उसका टायर यहाँ पे व्हील लगे होते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी साइकिल, लग नहीं रही साइकिल लेकिन है। 8वीं कक्षा को पास करने के बाद मिलती है और 2007 से इसको दिया जा रहा है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो महिलाओं को क्या करना है, तेजस्विनी बनाना है। तो हम बनाएंगे कितने, 6 महिलाओं को बनाएंगे 5 जून से। 5 जून से 6 महिलाओं को बनाया जाएगा तेजस्विनी, तेज लाया जाएगा, उन पर छाया जाएगा, उन पर छा दिया जाएगा क्या, तेज। तो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 5 जून 2006 से की गई थी। 5 जून 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में जनजातियों में डैश यह सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। तो हमारे यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उनमें अभी वर्तमान में कौन सी सामान्य स्वास्थ्य समस्या है? तो वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की समस्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति उपयोजना की अवधारणा लागू की गई है? तो हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति उपयोजना की धारणा को लागू किया गया है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। योजना तो ठीक है, उपयोजनाएं बनाई जा रही हैं, तो उपयोजना की अवधारणा लागू की गई है, मध्य प्रदेश से लागू की गई है।